आज मैं एक वैज्ञानिक कहानी सुना रही हूँ। सुनिए, स्कूल की घंटी टन टन करके बजी और बच्चे की छुट्टी हो गई। बच्चे अपना अपना बस्ता उठाकर प्रसन्नता से स्कूल से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। बच्चे एक झुंड बनाकर जा रहे थे, परंतु दो लड़के आपस में बातचीत करते हुए अलग चले जा रहे थे। तब उनमें से एक बच्चे ने अपने दूसरे साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, इस कागज़ पर मैंने ना दिखाई देने वाली स्याही से कुछ लिखा है, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? इतना कहकर उसने जेब में से एक मुड़ा कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। तो उसके साथी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, यदि तुमने लिखा है तो मैं अवश्य पढ़ सकता हूँ। दूसरे साथी ने कागज़ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम कभी भी उस संदेश को नहीं पढ़ सकते, नहीं दिखाई देने वाली स्याही का नाम बता सकते हो। इसके लिए मैं एक शर्त लगाने को तैयार हूँ। पहले वाले ने अपने साथी को चुनौती देते हुए कहा। दूसरा साथी शर्त के लिए तैयार हो गया। उसने कागज़ को बहुत ध्यान से देखा, परंतु उसे कागज़ पर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। उसने वह कागज़ अपनी जेब में रख लिया और अपने साथी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने वो कागज़ अपनी जेब में रख लिया और अपने साथी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। और रास्ते में यही सोचता रहा कि उसके साथी ने किस स्याही से आखिर लिखा है कागज़ पर जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या उसके साथी ने उसे झूठ बोला है? अगर नहीं, उसका साथी ऐसा नहीं, फिर वो सोचता है कि नहीं, उसका साथी ऐसा नहीं कर सकता है। वह चाहता था कि वह किसी प्रकार शीघ्रता से उस कागज़ पर लिखे संदेश को पढ़ ले। उसकी यह बचपन की आदत थी। वह जिस भी नई वस्तु को देखता था उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सारी कोशिशें लगा देता था, जब तक उसे उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती थी तब तक वह शांति से नहीं बैठता था। एक दिन वह अंगीठी के पास बैठा हुआ आग ताप रहा था। अपने मित्र के दिए हुए कागज़ को दाहिने हाथ में पकड़े हुए वह उसी विषय में विचार कर रहा था। वह अपने विचारों में खो गया। अचानक उसके हाथ से कागज़ का छूटा वो कागज़ जिस पे उसके साथी ने जो कागज़ में कुछ लिख कर दिया था पढ़ने के लिए, वो कागज़ अचानक उसके हाथ से छूट के अंगीठी में जाकर गिर गया। बस फिर क्या था, वह कागज़ अंगीठी में गिरते ही जलने लगा। तभी उसकी तंद्रा अचानक भंग हुई। उसने जलते हुए कागज़ को अंगीठी से उठा लिया, परंतु तब तक वह कागज़ आधे से अधिक जल चुका था। वो उदास हो गया, परंतु जब उसकी नज़र कागज़ के जले हुए भाग पर पड़ी तब उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। जले हुए भाग में उसने भूरे भूरे अक्षर दिखाई दिए। लिखा था, मैं जा रहा हूँ। यह देखकर उसके मस्तिष्क में एक बात आई कि कागज़ को गर्मी पहुँचाकर उस पर लिखे अदृश्य संदेश को पढ़ा जा सकता है, परंतु अभी वह पूरा प्रश्न हल नहीं कर पाया था। कागज़ पर लिखा किस वस्तु से गया था, इसका हल तो अभी निकालना बाकी था। उसने कागज़ पर अलग अलग वस्तुओं से लिख कर देखा और उसे गर्मी पहुंचाई, परंतु उसे निराशा ही मिली, है ना। उसे सटीक जवाब नहीं मिला, परंतु वह अपनी आदत के अनुसार इसी विषय पर विचार करता रहा। रात को उसकी माताजी दूध गर्म कर रही थी। तभी उसने देखा कि दूध से उफान आया और दूध बर्तन के पास से कुछ भूरा हो गया। जब दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, अगर दूध उबल कर बर्तन पे आ जाए तो वो जलकर भूरा जैसा हो जाता है। उसने वही देखा और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। अगले दिन सवेरे सवेरे उसने एक कागज़ पर दूध से लिखा और उसे गर्मी पहुंचाई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि दूध से लिखे हुए अक्षर भूरे अक्षरों में साफ साफ नजर आ रहे थे। दूसरे दिन उसने अपने साथी को सारी बात बता दी और वह शर्त जीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और अब वह बड़ी बड़ी वस्तुओं के विषय में सोचने लगा। एक दिन वह बाग में बैठा हुआ था, तभी उसकी बिल्ली आई और उसकी गोद में बैठ गई। वह प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा।
तब उसने देखा कि लगातार हाथ फिरते रहने से बिल्ली के रोंव से बिजली सी महसूस होती है। उसको लगा क्यों और कैसे, इस पर भी वो सोचने लगा। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने पर छोटा भाई गलीचे में खेलता हुआ चलता हुआ उसके पास आया। उसने जैसे ही वह से हाथ लगाया, उसे ऐसा लगा बिल्ली की रोंव की भांति उसके भाई के हाथ में भी बिजली सी निकल रही हो। उसका दिमाग इन प्रश्नों को सोचने लगा, क्यों और कैसे। तब उसने अपने पिताजी से पूछा। उन्होंने उसे बताया कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती हैं तब उनसे बिजली पैदा होती है। यह प्रश्न तो हल हो गया, परंतु अब उसके सामने एक नई समस्या आ रही थी। अब वह दिन रात बिजली के विषय में ही सोचने लगा। इस बीच उसे अपने पिता के साथ बोस्टन जाना पड़ा। बोस्टन जगह का नाम है। यहाँ पर उसे पता लगा कि यदि किसी शीशे के टुकड़े को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तब उससे इतना चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है कि वह तिनके को अपनी ओर खींच सकता है। अब वह बालक हर समय बिजली और चुंबक के विषय में ही सोचता रहता था। उस समय किसे पता था कि वह बालक बिजली और चुंबक की सहायता से एक नया आविष्कार विश्व को भेंट करेगा। हर समय विचारों में खोए रहने के कारण वह बालक पढ़ाई में पिछड़ने लगा। इसके अतिरिक्त उस बालक को चित्रकला जितनी अच्छी लगती थी, विज्ञान से वह उतना ही डरता था। इसलिए वह यही सोचता रहता कि उसके रास्ते में विज्ञान की चट्टान थी, वह उसे कभी भी पार नहीं कर पाएगा। यही बात वह हमेशा सोचता रहता था। धीरे धीरे वह स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात कॉलेज में जा पहुंचा। कॉलेज में पहुंचने पर उसने अपने पिता को पत्र लिखा। मेरा मन यहाँ पर पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि लंदन चला जाऊँ। कुछ समय तक कला का अध्ययन करने के पश्चात वह एक अच्छा चित्रकार बन जाए। परंतु उसके पिता इस बात पर राजी नहीं हुए, क्योंकि वह चित्रकला को एक बेकार का कार्य समझते थे। इस कारण उसे उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें बिजली के विषय में बताना आरंभ किया। उसे बिजली के विषय की जानकारी प्राप्त करने में बड़ा आनंद आया, क्योंकि वह बिजली के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। प्रोफेसर ने मेज पर एक बैटरी रखी। बैटरी का तार उस बालक के हाथ में पकड़ा दिया गया। दूसरा तार एक अन्य लड़के को पकड़ा दिया गया। कक्षा के अन्य सभी लड़कों को मेज के चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े कर दिया गया। अचानक दूसरे लड़के ने तार छोड़ दिया। बस फिर क्या था, सभी लोगों को एक साथ झटका लगा। तब उसने प्रोफेसर को बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे झटका दे दिया हो। तब प्रोफेसर बोले, तुम जितने लोग भी खड़े थे सभी को एक साथ झटका लगा। तब उसने प्रोफेसर को बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे झटका दिया हो। तब प्रोफेसर बोले, तुम जितने लोग भी खड़े थे सभी को एक साथ झटका लगा। इसका यह अर्थ है कि बिजली यात्रा नहीं करती, परंतु वह आधे सेकंड में मीलों तक फैल जाती है। बिजली के अध्ययन से उस बालक को आनंद आने लगा और अब उसका मन पढ़ाई व विज्ञान दोनों में लगने लगा। धीरे धीरे उसने कॉलेज की शिक्षा समाप्त कर ली। वह अपने घर वापस आ गया। इस बीच उसकी बनाई गई एक मूर्ति पर पुरस्कार भी मिल गया। इस कारण चित्रकला में उसकी रुचि और बढ़ गई। वह चित्रकला के अध्ययन के लिए इंग्लैंड चला गया। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिससे उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचा। सन 1814 में इंग्लैंड और अमेरिका में किसी कारण से युद्ध छिड़ गया। युद्ध आरंभ होने के साथ ही दोनों देशों में समझौता हो गया। युद्ध रोक दिया गया, परंतु इस समझौते की सूचना अमेरिका में काफ़ी देर से पहुंची। इस कारण अमेरिका और इंग्लैंड में समझौता होने के पश्चात भी 15 दिन तक युद्ध होता रहा। इससे 2000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसने जब समाचार सुना तो वह उदास हो गया। वह मन सोचने लगा, काश किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार हुआ होता जिससे समाचार कुछ मिनटों में ही सारे विश्व में फैल जाते, जिससे लोग इस प्रकार अपनी जान न गंवा पाते। उसने इंग्लैंड से वापस आने के पश्चात ल्यूकिस नामक लड़की से शादी की। शादी करने के पश्चात वह न्यूयॉर्क चला गया। कुछ समय के पश्चात उसे अपनी माँ का पत्र मिला
तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। इसके कुछ समय पश्चात ही उसे अपने पिता का पत्र मिला, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वहाँ से वह फ्रांस चला आया। अब वह तार से संदेश भेजने में दिलचस्पी लेने लग गया। वह चाहता था कोई ऐसा आविष्कार करे जिससे 2 मिनट के अंदर ही सारे समाचार पूरे विश्व में फैल जाएं। वह मन ही मन सोचता रहा, वह कभी न कभी ऐसे यंत्र का आविष्कार करेगा जिससे पलक झपकते ही समाचार सारे विश्व में फैल जाएंगे। सन 1832 में वह फ्रांस से अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया। उसने जहाज से जाने का भी प्रबंध कर लिया। निश्चित दिन वह जहाज पर सवार हो गया और अमेरिका की ओर चल दिया। एक दिन भोजन करते करते जहाज में बिजली की चुंबक शक्ति पर चर्चा होने लगी। तब उसी जहाज पर सवार मिस्टर जेम्स नामक व्यक्ति ने उसे बताया कि फ्रांस से एक बियरे नामक एक वैज्ञानिक का कहना है कि बिजली और चुंबक में बहुत करीब का रिश्ता है। वह इस विषय में काफ़ी कुछ जानता है, परंतु वह कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उनकी बातें सुनते सुनते उसे अपने प्रोफेसर का प्रयोग याद आ गया। वह सोचने लगा, बिजली आधे सेकंड में मीलों तक फैल जाती है। तब लंबी तार में बहती हुई बिजली को बीच में रोककर उससे सूचनाएं भेजने का कार्य नहीं लिया जा सकता। बहते हुए करंट को जैसे ही बीच में रोका जाएगा, एक चिंगारी निकलेगी। इस चिंगारी को एक संकेत माना जा सकता है। यह सोचते सोचते उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह इस आविष्कार को विश्व को देगा। वह खाने की टेबल पर से उठकर अपने कमरे में चला गया। वह अपने आविष्कार के बारे में विचार करने लगा। अब बिजली द्वारा अमेरिका की बातें मिनट भर में भारत में सुनाई जा सकेगी। हजारों मील का अंतर होते हुए भी 1 मिनट में संदेश वहां पहुंच जाएगा। एक बीच का अंतर तब मिट जाएगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और अपने आविष्कार का विवरण लिखने लगा। अमेरिका पहुंचकर उसने जहाज के कप्तान से विदा लेते हुए कहा, कप्तान, यदि कभी आपको सूचना मिले कि तार मशीन का आविष्कार हो गया है, तब याद रखना उस आविष्कार का जन्म आपके इसी जहाज में हुआ था। घर पहुंचकर वह अपने कार्य में जुट गया। यहाँ तक कि उसने इस आविष्कार के लिए अपने प्रिय विषय चित्रकला को भी भुला दिया। सन 1837 में उसने तार मशीन निकालकर तैयार कर ली, परंतु पैसे की कमी के कारण वह उसमें अच्छा सामान नहीं लगा सका। इस कारण वह अपने आविष्कार को मित्रों को नहीं दिखा सका, क्योंकि वह सोचता था कभी वह उपहास नहीं उड़ा दें, मजाक न कर दें। अंत में उसने निश्चय किया कि मित्रों को अपने आविष्कार के विषय में अवश्य बताना चाहिए। अभी तक मशीन सफलतापूर्वक कार्य कर रही थी, इसलिए उसने कुछ चुने हुए मित्रों को बुलाया। उनके सामने उसने अपनी मशीन को दिखाया। मशीन को कार्य करते देख मित्र आश्चर्यचकित रह गए। वह हंसते हुए बोले, क्या तुम्हारी मशीन घर से बाहर भी कार्य करती है? मेरे विचार में तो कर सकती हो, परंतु मैं अभी तक इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सका हूँ। यदि मुझे 10 मील लंबा तार मिल जाए तो मैं उस पर प्रयोग करके देख लूँगा। वैसे मुझे विश्वास है कि मैं यहीं पर बैठा बैठा सारे विश्व में समाचार भेज सकूँगा। उसके मित्रों में एल्फ्रेड बेल नामक एक युवक था। उसने उसे एक बहुत बढ़िया मशीन तैयार करवा दी। उसने अपनी मशीन का नाम रखा अमेरिकी विद्युत चुंबकीय तार मशीन। इसके पश्चात उसने अपने आविष्कार को पेटेंट करवाने के लिए अमेरिका की सरकार के पास प्रार्थना पत्र भी भेज दिया। सन 1818 में नई मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और वह अत्यंत सफल रहा। वह प्रयत्न उससे उत्साहित होकर उसने न्यूयॉर्क में अपनी मशीन की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में अमेरिका के बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया। उन्होंने सरकार को राय दी कि इस मशीन को खरीद लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी इस मशीन का प्रदर्शन किया गया, परंतु उसकी अमेरिका की सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिली उसको, क्योंकि उनका विचार था एक चित्रकलाकार किस प्रकार विज्ञान का इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है। इसलिए अमेरिका सरकार ने इस आविष्कार को पेटेंट भी नहीं किया। इस समय तक उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त उसके आविष्कार को भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी।
उन्होंने न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन निकलवाकर लोगों से प्रार्थना की कि वह उनका प्रदर्शन देखने आए। इस प्रदर्शन के लिए उसने 2 मील लंबा तार समुद्र में डाल दिया। उसके साथ मशीन को फिट करके वहां पर ब्रेल को बिठा दिया। कुछ समय तक एक मशीन ठीक कार्य करती रही, परंतु फिर एकाएक उसने कार्य करना छोड़ दिया। इस कार्य के कारण वह प्रदर्शन असफल रहा। इससे उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। इस असफलता का कारण मशीन की खराबी नहीं थी, वरन उसकी तारें नावों के लंगर में उलझ गई थी और नाविकों ने उसे मछली पकड़ने वाली तार समझकर काट दिया था। इस प्रदर्शन के असफल होने पर भी वह नहीं घबराया। उसने लगभग 2 माह के पश्चात दोबारा समुद्र में तार बिछवाकर प्रदर्शन किया। इस बार के प्रदर्शन में उसे पूरी सफलता मिली। इससे सिद्ध हो गया कि पानी में भी तार बिछाकर संदेश भेजे जा सकते हैं। अंत में उसकी विजय हुई और सरकार ने सहायता देना स्वीकार कर लिया। वाशिंगटन से बाल्टीमोर नामक नगर तक खंभों द्वारा तारों का जाल बिछा दिया गया। एक ओर ब्रेल बैठा और दूसरी ओर वह स्वयं। इस प्रकार 4 मई 1844 को तार मशीन का अधिकृत परीक्षण हुआ। सर्वप्रथम तार द्वारा एनी एल्वर्थ नामक युवती ने यह संदेश भेजा। ईश्वर की कृपा ने यह क्या किया, 40 मील दूर से ब्रेल ने इसका जवाब दिया। इस तरीके से टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ और वो लड़का फिनले शोस था।